गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल लेसन नंबर 6 जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल उत्पादन है, वो अपन ने स्टार्ट कर लिया था। और क्रॉप प्रोडक्शन जो लेसन है मैं आपको बता चुका था 6 नंबर का था। इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो आती है बच्चों अनाज वाली फसलें। कौन सी फसलें? अनाज वाली फसलें, जिनको सीरियल्स क्रॉप के नाम से जाना जाता है। सीरियल्स क्रॉप की अपन बात कर रहे थे और पहली जो क्रॉप थी वो कौन सी थी? धान। कौन सी थी? धान। धान को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पैडी। क्या कहेंगे? पैडी। पैडी की यदि बात की जाए, धान की यदि बात की जाए तो धान का वानस्पतिक जो नाम है वो है बच्चों ओराइजा सैटाइवा। क्या है? ओराइजा सैटाइवा। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट बात की थी इसके कुल की। तो ध्यान रख लेना बच्चों, जितनी भी खाद्यान्न जो फसलें होती है उनको जो कुल है वो ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंदर रखा जाता है। ग्रेमिनी का ही दूसरा नाम कौन सा है बच्चों? पोएसी। कौन सा है? पोएसी। उसके बाद पुष्पक्रम की यदि बात की जाए, आपकी बुक में नहीं दे रखा है बच्चों, ध्यान रख लेना, जेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन है पहले। धान का जो पुष्पक्रम होता है उनको कहते हैं पेनिकल। क्या कहते हैं? पेनिकल। धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल। एक और चीज का आप ध्यान रख लेना, दाने का प्रकार, दाने के प्रकार की यदि बात की जाए तो कैरियोप्सिस कौन सा होता है बच्चों? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस। उसके बाद ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान की अपन बात कर चुके थे। तो इसका उत्पत्ति जो स्थान है वो है इंडो वर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया को माना जाता है। उसके बाद इसके रिसर्च इंस्टीट्यूटों की बात करें तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है, धान अनुसंधान केंद्र है, वो है मनीला, फिलीपींस। कहाँ स्थित है बच्चों? मनीला, फिलीपींस। इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना बच्चों आप लोग कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। उसके बाद में सेंट्रल केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कटक, उड़ीसा। तो ये दो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो पहले की एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जेट वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहाँ है बच्चों? मनीला, फिलीपींस के अंदर। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। लेकिन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक, उड़ीसा। कहाँ है बच्चों? कटक, उड़ीसा। जलवायु की अपन बात करें तो धान के लिए क्लाइमेट या जलवायु की यदि बात करें तो धान के लिए उष्ण व नम जलवायु उपयुक्त मानी जाती है तथा धान की उचित वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर रहता है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है तथा फसल को पकने के समय जो टेम्परेचर की आवश्यकता जिस टेम्परेचर की होती है तो वो भी कितना है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि बात करें उष्ण व नम जलवायु धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद मृदा की यदि बात करें तो काली मटियार मृदा या ब्लैक सॉइल धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि काली मृदा की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बच्चों क्या होती है? ज्यादा, इसलिए काली मृदा धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद अपन बात करें खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी की यदि बात की जाए तो धान की जो खेती की जाती है बच्चों वो 2 प्रकार से करते हैं अपन। कितने प्रकार से? 2। पहली यदि बात की जाए तो इसकी खेती की जाती है, खेत की प्रिपरेशन तैयारी कर ली जाती है और खेत में सीधी बुआई कर दी जाती है। दूसरे प्रकार की यदि बात की जाए तो दूसरे प्रकार के अंदर क्या करते हैं बच्चों? पहले पौध तैयार करते हैं, उसके बाद खेत में उनकी रोपाई कर दी जाती है। तो पहली यदि बात की जाए खेत में सीधी बुआई के लिए तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं बच्चों? 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर आदि के द्वारा करके खेत में पाटा लगा करके भूमि को समतल कर लिया जाता है और खेत को तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें रोपाई द्वारा, ट्रांसप्लांटिंग मेथड की यदि बात करें तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड जो है इस विधि के अंदर खेत में पाटा लगाकर या हैरो लगा करके खेत की 3 से 4 जुताई कर लेते हैं। उसके पश्चात जो 20 से 25 टन है वो गोबर की खाद डाल दी जाती है और खेत को तैयार कर लिया जाता है। खेत को तैयार करने के पश्चात जैसे ही अपनी पौध तैयार होगी उनको प्लांटर के द्वारा इसके अंदर रोपाई कर दी जाती है। तो ये होती है बच्चों 2 विधि। उसके बाद उन्नतशील किस्मों की अपन ने बात की थी तो धान की कई किस्में हैं, जैसे IR 8, कांबेरी, माही सुगंधा, जया,
ठीक है। तो ये बहुत सारी किस्में थी, लेकिन बच्चों ध्यान रख लेना सीधी बुआई के लिए जो उपयुक्त किस्म है वो कौन कौन सी है। सीधी बुआई की यदि बात करें तो ध्यान रख लेना बच्चों, पूसा 2, पूसा 21 और बाला इंपॉर्टेंट वेराइटी है बच्चों, ध्यान रख लेना जेट वगैरह के लिए। धान की सीधी बुआई के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो पूसा 2, पूसा 21 और बाला, ये तीनों वेराइटीज है सीधी बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन बच्चों और भी क्वेश्चन यदि राउंड हो जाए, गुम जाए, तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लवणीय क्षेत्रों के लिए धान की कौन सी किस्म उपयुक्त मानी जाती है, तो वो है बच्चों लूनीश्री। कौन सी है, लूनीश्री। लूनीश्री जो किस्म है वो इसकी लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये थी बच्चों उन्नतशील किस्में। उसके बाद यदि बीज दर की बात करें, सीड रेट की अपन ने बात की थी, तो सीड रेट की यदि बात करें तो सीधी बुआई यदि आप धान की करते हो फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर जो बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है बच्चों 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी रखते हैं बच्चों, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। दूसरी बात, यदि रोपाई विधि के द्वारा आप पौध तैयार करके फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है बच्चों 40 से 50 किलोग्राम। कितनी रखते हैं, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। उसके बाद ध्यान रख लेना बच्चों, आपकी बुक में नहीं दे रखा है, संकर धान की बीज दर भी पूछ ली जाती है कई बार जेट वगैरह में। तो संकर जो धान है उसकी बीज दर है बच्चों 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर धान का जो जनक है वो भी जरूर याद रखना बच्चों आप, जीएस खुश। किसको कहते हैं, जीएस खुश को कहा जाता है। उसके बाद बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट की यदि बात करें, बीज उपचार की यदि बात की जाए, तो बीज उपचार जो धान का किया जाता है वो ध्यान रख लेना बच्चों। पहले क्या करते हैं, 2% नमक का घोल लिया जाता है। 2% नमक के घोल लेने के पश्चात उसके जो धान के बीज रहते हैं उनको नमक के घोल के अंदर डाला जाता है, जिससे खाली या खराब जो बीज रहते हैं वो तैर करके पानी की ऊपर की सतह पर आ जाते हैं और जो ठोस बीज रहते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। उसके पश्चात नमक के घोल से निकाल करके और नमक के घोल से निकालने के पश्चात जो बीज रहते हैं उसको धो करके अच्छे प्रकार से छायादार स्थान पर सुखा दिया जाता है और उसके पश्चात जो बीज रहता है उसको कार्बेंडाजिम आदि कवकनाशी रसायनों के द्वारा उपचारित कर लिया जाता है। दूसरी बात यदि करें, धान के बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए इसके बीज को सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा भी उपचारित किया जाता है। तो ये था बच्चों बीज उपचार। एक और वैरायटी जरूर ध्यान रख लेना आप, धान की यदि उत्परिवर्तित म्यूटेंट वैरायटी यदि पूछी जाए तो वो है बच्चों जगन्नाथ। कौन सी है, जगन्नाथ। जगन्नाथ म्यूटेंट वैरायटी जगन्नाथ है इसकी, ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। तो यहां तक अपन बात कर चुके थे। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट हाँ बच्चों, नेक्स्ट यदि बात करें बुआई के समय की, किसकी बात करें, बुआई के समय की, तो बुआई का समय की यदि बात की जाए तो मानसून वर्षा प्रारंभ होने के पश्चात 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो ये इसकी बुआई के समय का उपयुक्त माना जाता है। यदि प्रॉपरली यदि इसकी बुआई की बात करें तो बच्चों ध्यान रख लेना तीनों ऋतुओं के अंदर ही इसकी बुआई की जा सकती है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर तीनों ऋतुओं में इसकी बुआई करते हैं अपन। बुआई की विधियों की यदि बात करें तो पहली विधि है बच्चों खेत में सीधी बुआई विधि। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, पहला है पंक्तियों में बुआई करके। इस विधि के अंदर क्या करते हैं बच्चों, पहले खेत को तैयार करते हैं, ठीक है। खेत को तैयार करने के पश्चात जो बुआई की जाती है, बुआई के लिए कतार से कतार, बच्चों कतार से कतार तो आप जानते ही होंगे, ये फील्ड है, मान लीजिए इसमें कतारों में बुआई आप लोगों को करनी है। तो ये देखिए, ये एक कतार हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ये छठी हो गई। तो R × R का मतलब है बच्चों एक कतार से दूसरे कतार के मध्य की दूरी, R × R। तो एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं और सीड ड्रिल की सहायता से जो बीज है उसकी बुआई कर दी जाती है। दूसरी यदि बात करें लय युक्त खेत में सीधी बुआई, इस विधि के अंदर क्या करते हैं बच्चों, जो तैयार खेत रहता है
तैयार जो खेत रहता है उसके अंदर अंकुरित जो बीज रहता है, अंकुरित बीज को छिड़क दिया जाता है और सीधी बुआई कर दी जाती है। दूसरी यदि बात इसकी करें बुआई की, तो दूसरी जो विधि है वो है बच्चों रोपाई विधि, रोपाई के द्वारा। तो रोपाई के द्वारा इस विधि के अंदर क्या करते हैं बच्चों, पहले फील्ड के अंदर पौध तैयार करते हैं, पौध तैयार करने के पश्चात उनकी रोपाई का कार्य किया जाता है। तो देखिए बच्चों, रोपाई विधि के अंदर रोपाई करने का जो कार्य करता है वो करता है बच्चों प्लांटर। कौन करेगा? प्लांटर। प्लांटर जो होता है उसकी सहायता से तैयार जो पौध रहती है उनको खेत के अंदर रोपाई कर दी जाती है। उसके पश्चात नर्सरी तैयार करने की विधियों की यदि बात की जाए तो मेनली नर्सरी जो तैयार करने की विधियां हैं वो है बच्चों 3। कौन कितनी है? 3। पहला है गीली क्यारी विधि। कौन सा है? गीली क्यारी विधि। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, पहले खेत की तैयारी कर लेते हैं, खेत में हैरो आदि के द्वारा जुताई करके पाटा लगा करके भूमि को समतल कर लिया जाता है और उसके पश्चात जो क्यारियां हैं 8 × 1.25 मीटर इस आकार की क्यारियां बना ली जाती है और इस आकार की जो क्यारियां बनाई जाती है वो बनाई जाती है बच्चों 50। 1 हेक्टेयर हेतु कितनी? 50। 1 हेक्टेयर हेतु 50 क्यारियां बना ली जाती है और उनके अंदर क्यारियों में पानी भर के जो बीज रहता है उसकी बुआई कर दी जाती है और बुआई करने के 25 से 30 दिन के बाद पौध तैयार हो जाती है। क्यारी का आकार जरूर ध्यान रखना बच्चों, 8 × 1.25 मीटर ये क्यारी का आकार है। उसके बाद फर्टिलाइजर की यदि बात करें तो इन क्यारियों के अंदर यूरिया 250 ग्राम और एसएसपी कितना डालते हैं बच्चों? 500 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से जो है वो उर्वरक डाला जाता है। बीज दर की यदि बात करें तो गीली क्यारी विधि के अंदर जो बीज दर रखी जाती है वो दानों के आकार के आधार पर 750 ग्राम से 1 किलोग्राम तक इसकी बीज दर रखी जाती है। उसके पश्चात शुष्क क्यारी विधि की यदि बात करें तो शुष्क क्यारी विधि के अंदर गीली क्यारी के आकार की ही क्यारियां बना ली जाती है। 8 × 1.25 मीटर आकार की क्यारियां बना ली जाती है और जो बुआई की जाती है वो कतारों में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूरी रख करके बुआई कर दी जाती है। उसके बाद थर्ड जो विधि है वो है बच्चों डेपोग विधि। डेपोग विधि की यदि बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि है वो कौन सी है बच्चों? डेपोग विधि। डेपोग विधि की यदि अपन बात करें तो डेपोग जो विधि है वो निकाली गई थी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के द्वारा। मनीला फिलीपींस के द्वारा निकाली गई थी। इस विधि के अंदर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु नर्सरी तैयार करने हेतु 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। दूसरी यदि बात करें तो यह नर्सरी तैयार करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जिसके अंदर अन्य विधियों की अपेक्षा आधे समय में पौध तैयार हो जाती है। और इस विधि के अंदर जो पौध तैयार होती है वो होती है बच्चों 11 से 13 दिन के अंदर। कितने दिन में? 11 से 13 दिन के अंदर पौध तैयार होती है। दूसरी यदि बात करें डेपोग विधि के अंदर जो बीज दर रखी जाती है वो 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर इसकी बीज दर रखी जाती है। पिछले जेट के पेपरों में क्वेश्चन पूछा हुआ है किस प्रकार से धान की नर्सरी तैयार करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो कौन सी आएगी बच्चों? डेपोग विधि। कौन सी आएगी? डेपोग विधि। दूसरा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोग विधि कहाँ से विकसित की गई या कहाँ से अनुमोदित की गई, तो वो आएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस के द्वारा निकाली गई। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है धान की नर्सरी तैयार करने की ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर अन्य विधियों की अपेक्षा आधे समय में ही पौध तैयार हो जाती है, तो वो भी कौन सी है बच्चों? डेपोग विधि। कौन सी है? डेपोग विधि। इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से भी और जेट की दृष्टि से भी, ध्यान रखना बच्चों। बीज दर 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर रखते हैं। मनीला फिलीपींस के द्वारा निकाली गई। 1 हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने हेतु कितने क्षेत्रफल की? 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक की यदि बात करें तो नाइट्रोजन की जो कंटेंट डाली जाती है वो 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाली जाती है।
फास्फोरस की यदि बात करें तो 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाला जाता है। पोटेशियम की यदि बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटेशियम की मात्रा डाली जाती है। FYM गोबर की खाद की यदि बात की जाए तो 20 से 25 टन जो मात्रा डाली जाती है FYM की, वो बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले डाल दी जाती है। उसके पश्चात खाद एवं उर्वरक की पर्याप्त मात्रा डालने के पश्चात भी बच्चों क्या होता है, धान के अंदर जिंक की कमी होती है। किसकी कमी होती है? जिंक की कमी होती है। और धान के अंदर जिंक की कमी होने के कारण जो धान है उसके अंदर एक प्रमुख रोग हो जाता है बच्चों, उस रोग का नाम है खैरा। कौन सा है? खैरा। मैंने आपको बताया भी था पहले, जिंक जो पोषक तत्व है उसकी कमी होने के कारण धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग हो जाता है। तो खैरा रोग से बचाव के लिए 0.5% ZnSO4 जिंक सल्फेट है, इसका घोल बना करके छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आएगा बच्चों सिंचाई। देखो बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सिंचाई आता है। तो धान को आपको पता है वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको पानी की आवश्यकता होती है और इसके फील्ड के अंदर एनी टाइम पानी भरा रहता है। तो लगभग परिपक्वता के लिए 10% तथा पौध रोपाई के लिए 50% पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों एक चीज़ जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, लगभग 1 किलोग्राम धान उत्पादित करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है? 5000 लीटर पानी की। ध्यान रख लेना आप बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक विधि और चलती है बच्चों, SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। धान में समुचित जल का प्रबंधन करना। SRI विधि जो है वो किस फसल से संबंधित है? BHU में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। SRI का संबंध किस फसल से है? तो क्या आएगा बच्चों? धान। क्या आएगा? धान। तो ये सिंचाई की बात हो गई। उसके बाद अंतरा कृषि। देखिए बच्चों, धान के अंदर जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों का अंकुरण होता है। तो खरपतवारों के अंकुरण के लिए क्या करते हैं बच्चों? बुआई के 2 से 3 दिन के बाद ही जो ब्यूटाक्लोर रहता है उसकी 1250 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं बच्चों। लेकिन ध्यान रख लेना, धान के अंतर्गत जो सर्वाधिक यूज आने वाला शाकनाशी रसायन होता है वो होता है बच्चों स्टाम्प F34। स्टाम्प F34 का सर्वाधिक यूज किया जाता है। पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। देखो बच्चों, पौधों को कीटों व रोगों से बचाना क्या कहलाएगा? पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन कहलाएगा। पादप संरक्षण की यदि बात करें तो पहले बात करते हैं अपन कीट की। किसकी करते हैं? कीट की, इंसेक्ट की बात करें। इंसेक्ट की यदि बात की जाए तो पहला जो कीट है वो है बच्चों तना छेदक या फुदका। स्टेम बोरर जो कीट रहता है, तना छेदक जो कीट रहता है, वो तने के अंदर छेद करेगा, उसके अंदर घुस जाएगा और जो तना है उसको खराब कर देगा। फुदका भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है प्लांट को। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन नामक रसायन का 3% कण लिया जाता है, पार्टिकल्स लिए जाते हैं, डस्ट रूप में होता है। इसकी 20 किलोग्राम मात्रा को छिड़क दिया जाता है और उसके द्वारा तना छेदक का नियंत्रण कर लिया जाता है। उसके पश्चात दूसरे यदि कीट की बात करें तो गंदी बग। कौन सा कीट? गंदी बग या थ्रिप्स लगता है, जिसका नियंत्रण एंडोसल्फान 35 EC की 500 ml मात्रा को 600 लीटर पानी में घोल बना करके इसके द्वारा किया जा सकता है। ध्यान रख लेना बच्चों, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, धान का प्रमुख कीट कौन सा है? तो ध्यान रख लेना गंदी बग। कौन सा है? गंदी बग है, वो धान का प्रमुख कीट माना जाता है। उसके बाद यदि बात करें डिजीज की, रोग की यदि बात की जाए तो पहला है जीवाणु अंगमारी रोग। ठीक है ना? जीवाणु अंगमारी रोग जो रोग है, जीवाणु अंगमारी रोग के नियंत्रण के लिए 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी के अंदर घोल बना करके छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड डिजीज है ब्लास्ट या पत्ती धब्बा रोग है।
इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पत्तियां जलने जैसी हो जाती है और पत्तियों के अंदर स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए कवकनाशी रसायन मैनकोजेब की 1 से 1.25 किलोग्राम मात्रा ली जाती है और उसको छिड़काव कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है। एक बच्चों में आपको बता ही चुका था आपको खैरा, कौन सा रोग है, खैरा। पहले ध्यान रख लेना, जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, धान में जिंक की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, खैरा। कौन सा होता है, खैरा। और खैरा रोग के नियंत्रण के लिए ZnSO4 जिंक सल्फेट की 0.5% घोल बना करके 0.5% घोल बना करके इसका छिड़काव कर दिया जाता है और इस रोग का नियंत्रण कर लिया जाता है। ध्यान रख लेना बच्चों, भारत की जो 47% मृदाएं हैं उनके अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। जिंक की कमी पाए जाने के कारण यहाँ पर धान में खैरा रोग लग जाता है। तो धान में खैरा रोग को हटाने के लिए या दूर करने के लिए ZnSO4 का 0.5% घोल बना करके छिड़काव कर लिया जाता है। ध्यान रख लेना बच्चों, धान में तो खैरा लगेगा, लेकिन मक्का की यदि बात करें तो मक्का में जिंक की कमी के कारण कौन सा लगेगा, श्वेत कलिका। कौन सा लगेगा, श्वेत कलिका। मक्का के अंदर जिंक की कमी के कारण कौन सा लगेगा, श्वेत कलिका। ठीक है। उसके बाद देखिए कटाई। जब धान जो रहता है उसके दाने जब परिपक्व हो जाए तो उनकी कटाई कर लेनी चाहिए, हार्वेस्टिंग उनकी कर लेनी चाहिए। उसके बाद मड़ाई की यदि बात करें तो कटाई करने के पश्चात धान के जो दाने रहते हैं, ग्रेन्स रहते हैं, उनमें यदि नमी 14% तक रहे तो उसके पश्चात उन्हें थ्रेशर की सहायता से उनकी मड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद उपज की यदि बात करें, इल्ड की यदि अपन बात करें तो इल्ड की बात करें तो ध्यान रख लेना बच्चों, सिंचित इरिगेटेड जो भूमि होती है उसके अंदर धान की जो उपज है वो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि असिंचित अनइरिगेटेड जो लैंड रहती है, असिंचित जो भूमि रहती है उसके अंदर इसकी जो उपज प्राप्त होती है वो 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। सामान्य उपज की यदि अपन बात करें तो धान की सामान्य उपज होती है बच्चों 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 20 से 25 क्विंटल इसकी प्रति हेक्टेयर सामान्य उपज होती है। उसके बाद बच्चों मैं आपको 5 मिनट के अंदर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं जो जेट वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जेट वगैरह में आपके पूछे हुए हैं। एक तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो जेट में पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है, धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, पेनिकल। क्या कहलाएगा, पेनिकल। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है बच्चों, धान के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त रहती है, तो काली मृदा। कौन सी रहती है, काली मृदा। एक क्वेश्चन आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, तो कहां था बच्चों, कटक उड़ीसा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, तो मनीला, फिलीपींस। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लवणीय क्षेत्रों के लिए हेतु उपयुक्त किस्म, तो कौन सी थी, लूनीश्री। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धान की नर्सरी तैयार करने की सर्वश्रेष्ठ विधि, डेपोग विधि। कौन सी है, डेपोग विधि। संकर धान की बीज दर, संकर धान की बीज दर कितनी थी बच्चों, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये सारे क्वेश्चंस है, ये पूछे जा सकते हैं। पडलिंग की क्रिया किस फसल में होती है, पडलिंग की क्रिया किस फसल के अंदर होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है धान के अंदर। ठीक है ना। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड की दृष्टि से भी ये फसल इंपॉर्टेंट है और जेट की दृष्टि से भी ये फसल इंपॉर्टेंट है। आपको नेक्स्ट जो क्रॉप चलेगी वो चलेगी मक्का। थैंक यू।